हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री के इस विजन आईक्यू के चैनल पर। दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री के जैसे कि सीरीज चल रहा और इसमें हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो कैसे एक रेवोल्यूशनरी ये अमेरिका की क्रांति से प्रभावित हुआ था। तो अमेरिका की क्रांति से ये प्रभावित होकर फ्रांस की क्रांति भी एक जन्म लेती है। ठीक उसी प्रकार रूस की भी क्रांति होती है जो 1905 से 1917 तक ये चलती है, रूस की क्रांति। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि जो रूस की क्रांति है इसका बैकग्राउंड क्या होता है, इसमें कैसे एक सरकार बनती है और एक राजा को खत्म करके। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं। और इससे पहले आपसे एक ही चीज का हमेशा का रिक्वेस्ट करता रहता हूं दोस्तों, क्योंकि आपका 1 रुपया खर्च नहीं होता है इससे, कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आता है तो चलिए, ये हम लोग का अभी वर्ल्ड हिस्ट्री का जो सीरीज चल रहा है उसमें से लगभग 7वां ये लेक्चर होने जा रहा है, और जिसमें से 6 लेक्चर को मैंने अटेंड कर लिया और आपको भी वो देखना चाहिए। तो अगर उसका प्लेलिस्ट चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पूरा लिंक दे देता हूँ। चाहे हमारा इंडियन हिस्ट्री हो गया, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, उस चीज़ का मैं पूरा लिंक दे देता हूँ। आप जाकर जो भी आप देखना पसंद करते हैं, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस चीज़ को भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो चलिए हम लोग रूस की क्रांति को देखते हैं। रूस की क्रांति को समझने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या होता है, कैसे ये एक रेवोल्यूशन में इसका जन्म होता है। तो देखिए, जो रूस की क्रांति है एक वर्ल्ड हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट का काम करता है। वर्ल्ड हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट का काम करता है, और इसमें पहली बार जो कम्युनिस्ट थे ये पहली बार अपनी एक सरकार बनाते हैं, और जो ये पूरी दुनिया को एक इम्पैक्ट पड़ता है, ये कम्युनिस्ट सरकारों का एक इम्पैक्ट पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि वो आगे हम लोग देखेंगे। और ये जो क्रांतियां हुई थी रूस की क्रांति में, ये 2 भागों में हुई थी। ये रूस की क्रांति 2 भागों में हुई थी। जैसे 2 क्रांतियां हुई थी, एक 1905 की और एक 1917 की। तो एक 1905 की हुई थी और एक 1917 की। ये 2 भागों में क्रांतियां, रूस की क्रांति हुई थी, एक फरवरी में और एक अक्टूबर में। तो 1905 की फरवरी और 1917 की अक्टूबर में ये क्रांतियां रूस की हुई थी। और इसका हम लोग बैकग्राउंड देखेंगे और इसका अंत भी देखेंगे कि कैसे होता है। तो चलिए बैकग्राउंड को पहले समझ लेते हैं। देखिए, रूस जो कि है कि 19वीं सदी में एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। ये 19वीं सदी की बात हो रही है कि बहुत बड़ा एक साम्राज्य था रूस, जिसे जार नामक एक राजा चलाता था। इस साम्राज्य को कौन चलाता था? जार, TSAR। इंग्लिश में TSAR लिखेंगे और हिंदी में इसको जार पढ़ेंगे। तो जो कि जार नामक एक राजा चलाता था इस साम्राज्य को। और जार निकोलस, इसका पूरा नाम था जार निकोलस सेकेंड। जार निकोलस सेकेंड, जो कि ये 1894 से 1817 तक राजा रहता है। तो 1894 से 1917 तक ये राजा रहता है, रूस की राजा। ये एक ऑटोक्रेटिट यानी एक छत्र राजा था। ऑटोक्रेटिट राजा था, एक छत्र ये राजा था, जहां राजा का ये जो भी फैसला देता था वही एक अंतिम फैसला होता था। मतलब इसका फैसला ही, जैसे कि आप बाहुबली मूवी देखा होगा कि राजमाता की फैसला ही अंतिम फैसला होती है, तो वैसे ही ये जो जार निकोलस था तो इसका जो फैसला होता था यही अंतिम फैसला होता था। इसके अलावा कोई भी कहीं पर कोई नहीं जा सकता, कोई पार्लियामेंट नहीं थी, कोई डेमोक्रेसी नहीं थी। तो ये इसका फैसला ही अंतिम फैसला होता था। ये जितना मैं आपको बता रहा हूँ आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप कॉपी कलम लेकर जरूर बैठे होंगे। देखिए, जार निकोलस के टाइम में जो उसके समाज जो थी, यानी जो समाज थी वो 3 भागों में डिवाइड थी। जार निकोलस के टाइम में समाज क्या थी? 3 भागों में डिवाइड थी, 3 क्लास में डिवाइड बोल सकते हैं। तो पहला क्लास जो था नोबिलिटी का था। नोबिलिटी क्लास था, यानी अमीर जमींदार का। अमीर जमींदार जैसे लग्जरी लाइफ, ऐसे जो लोग लग्जरी लाइफ जीते थे वो नोबिलिटी क्लास में आते थे। दूसरा पेजेंट्स यानी इसमें 80% इसमें 80% जो पीपुल थे, यानी लोग जो थे वो गरीब थे, जमीन पर काम करते, लेकिन जमींदारों के ये गुलाम बोल सकते हैं कि ये जमींदारों के क्या थे? गुलाम थे।
और 1861 में ये गुलामी जो प्रथा थी, 1861 में ये गुलामी प्रथा खत्म हो गई थी। गुलामी प्रथा 1861 में खत्म होती है, लेकिन किसान अभी भी वो क्या थे, गरीब ही थे। पहले तो वो जो गुलाम थे, पेजेंट्स क्लास में जो आते थे, जितने लोग थे वो 80% गरीब थे, और वो गुलाम भी थे। तो गुलाम किसके थे, जमींदार के, यानी नोबिलिटी क्लास में जो अमीर जमींदार रहते थे उनके गुलाम थे। लेकिन 1861 में ये प्रथा जब खत्म होती है तो ये जो गुलाम थे, गुलामी का प्रथा तो खत्म हो जाती है, लेकिन ये गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो यानी ये अभी के अभी भी वो गरीब ही थे। और थर्ड नंबर पर जो आता है, थर्ड क्लास में जो थे वो थे वर्किंग क्लास। थर्ड क्लास का वर्किंग क्लास के लोग इसमें रहते थे। जैसे मजदूर हो गए, इंडस्ट्री में काम करने वाले, फैक्ट्रियां बढ़ रही थी, क्योंकि मजदूरी ऐसे ये थर्ड क्लास के लोग बहुत ज्यादा थे। तो इनके कंडीशन क्या थे, बहुत खराब थे। कंडीशन बहुत खराब था, और ये खराब कोई कोई कम समय के लिए नहीं था, बहुत लंबे समय के लिए। कम पैसे इनके पास थे, पैसे क्या थे, कम थे। कोई इनका यूनियन लीडर नहीं था, यूनियन लीडर, कोई इनका यूनियन नहीं था, एकता नहीं थी, कोई इनका लीडर नहीं था। तो ये जो थर्ड क्लास के लोग इसमें रहते थे। रूस क्या था, काफी बैकवर्ड था, पिछड़ा हुआ ये देश था रूस। इसमें इंडस्ट्री कम था, एग्रीकल्चर क्या इसमें पुराना हो गया था, एग्रीकल्चर का जो सिस्टम था वो पुराना हो गया था। पॉलिटिक्स, इसमें पॉलिटिक्स फ्रीडम क्या थी, जीरो थी। पॉलिटिक्स फ्रीडम क्या थी, जीरो थी। मतलब इसमें पॉलिटिक्स में कोई केवल और केवल नोबिलिटी क्लास के लोग ही पॉलिटिक्स में आते थे, और वो अपना राज किस पर चलाते थे, पेजेंट्स पर, वर्किंग क्लास के लोगों के ऊपर ये राज करते थे। तो जब रूसो जापानी वार होता है, रूसो जापानी वॉर होता है किसमें, 1904 से 1905 तक जब रूसो जापानी वार होता है, तो इसमें हार हो जाती है निकोलस, ये जार निकोलस का इसमें हार हो जाती है। जार निकोलस की क्या हो जाती है, हार होती है, जिसमें लोगों का क्या होता है, गुस्सा बढ़ जाता है, लोगों का गुस्सा बढ़ जाता है। और जो इंटेलेक्चुअल थे, यानी बुद्धिजीवी के लोग थे, मार्क्सवाद के थ्योरी से काफी प्रभावित हुए थे। देखिए कि जो मार्क्सवाद था, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स ये क्या कहता था कि मजदूर जो क्रांति है, मजदूर क्रांति, ये कैपिटलिस्ट सिस्टम को उखाड़ फेंकेंगे। जो कैपिटलिस्ट जो सिस्टम है, इसको क्या उखाड़ फेंकेंगे। तो कार्ल मार्क्स का जो शब्द था कि मजदूर अगर क्रांति करते हैं तो उनकी वजह से जो कैपिटल पूंजीवादी लोग हैं उनको उखाड़ फेंकेंगे। तो इस इंटेलेक्चुअल के यानी बुद्धिजीवी मार्क्सवाद का जो थ्योरी था उससे लोग काफी प्रभावित हुए हैं। और ये प्रभावित होने वाले कौन थे, ये ऑब्वियसली कि मजदूर लोग ही, पेजेंट्स क्लास के जो लोग होते हैं, वर्किंग क्लास के जो लोग होते हैं, वही इससे कार्ल मार्क्स से काफी प्रभावित हुए थे। क्योंकि ये कार्ल मार्क्स जो है ये मजदूरों के लिए काफी आवाज उठाता था, और यही नारा दिया था कि मजदूर जो अगर क्रांति करते हैं तो ये पूंजवादी लोग जो हैं, पूंजवादी सिस्टम है उसको उखाड़ फेंकेंगे। तो 1905 में होता क्या है, 1904 से 1905 से जो रूसो जापानी वॉर हुआ था, इसमें जार निकोलस की तो हार हो जाती है, लेकिन 1905 में हम देखेंगे कि ये पहला झटका लगता है, क्योंकि ये हार हो जाती है। तो 1905 की जो क्रांति होती है, क्रांति, इसको पहला झटका भी बोल सकते हैं कि द रिवोल्यूशन ऑफ 1905 में 1905 में जो पहला झटका इसको बोल सकते हैं कि क्योंकि इसमें रूसो जापानी वार हुआ था। रीजन हम लोग देखेंगे कि रूसो जापानी वार में हार हो जाती है, पहली बात तो महंगाई भी बढ़ जाती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है। देखिए 22 जनवरी 1905 को पीटर्सबर्ग में मजदूरों ने पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, यानी प्रदर्शन करते हैं, पीसफुल यानी शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हैं। लेकिन वहां की जो आर्मी होती है, वो फायरिंग कर देती है, फायरिंग कर देती है, जिससे सैकड़ों लोग क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं, सैकड़ों लोग वहां पर मारे जाते हैं। जब रूसो जापानी वार में हार हुई थी 1905 में,
तो क्या हो जाती है कि महंगाई बढ़ जाती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है। तो वहाँ के जो लोग हो जाते हैं, मजदूर जो लोग होते हैं, वो पीटर्सबर्ग में पीसफुल मतलब शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हैं, अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हैं। लेकिन वहाँ की जो आर्मी होती है, रूस की आर्मी होती है, वो फायरिंग कर देती है, जिससे सैकड़ों लोग उस फायरिंग में मारे जाते हैं। तो वहाँ पर घटना क्या होती है कि पूरे रूस में स्ट्राइक हो जाती है, राइट्स दंगे हो जाते हैं, और वर्कर्स जो होती है काउंसिल, एक काउंसिल वर्कर काउंसिल बनती है, सोवियत जिसको बोलते हैं, सोवियत बनती है, यानी स्ट्राइक हो जाती है। पहले तो स्ट्राइक देखते हैं, स्ट्राइक हो जाती है, फिर से दंगे हो जाती हैं, और ये जो मजदूर होते हैं इनकी एक सोवियत बनती है, सोवियत यानी वर्किंग वर्कर वर्कर्स काउंसिल, काउंसिल एक सभा बनती है, काउंसिल बनती है, सोवियत बनती है। नेवी भी इस चीज का विद्रोह करने लगती है, नेवी भी इस चीज का विद्रोह करने लगती है, क्योंकि आर्मी ने वो दंगे फसाद कराने के लिए, मतलब कराने के लिए नहीं, वो उस चीज को, प्रोटेस्ट को दबाने के लिए वो फायरिंग कर देती है, लेकिन उसमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। और वो जो सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, इस चीज से स्ट्राइक बढ़ जाती है, प्रोटेस्ट बढ़ जाते हैं, दंगे बढ़ जाती है, और जो मजदूरों का एक यूनियन भी इसके वजह से यूनियन वर्कर काउंसिल भी बनाया जाता है। लेकिन इसका रिजल्ट निकलता क्या है, इसका परिणाम क्या निकलता है? तो देखिए, इसका परिणाम जो कि जार निकोलस ने अक्टूबर मैनिफेस्टो जारी करता है। जार निकोलस ने अक्टूबर मैनिफेस्टो मैनिफेस्टो जारी करता है, जो कि ड्यूमा ड्यूमा बनाया जाता है। अभी बताता हूं मैं, ये जो ड्यूमा है, ड्यूमा, इसको ही पार्लियामेंट बोला जाता है, यानी पार्लियामेंट बनाया जाता है। उस मैनिफेस्टो में एक ड्यूमा बनाया जाता है, नहीं पार्लियामेंट बनाया जाता है, लेकिन वो पावरलेस होती है। जो पार्लियामेंट होती है वो क्या होती है? पावरलेस होती है, यानी उसके पास कोई शक्ति नहीं होती है, केवल और केवल शक्ति वो किसके पास है? वो जान निकोलस के पास ही शक्ति है। तो इससे क्या हो गया कि क्रांति तो दब जाती है, क्रांति तो दब जाती है, जो क्रांति उठी थी वो क्रांति दब जाती है। लेकिन 1917 का ये एक बोल सकते हैं कि ये रिहर्सल था, ये 1917 की क्रांति के लिए, 1917 की क्रांति के लिए एक प्रकार की ये रिहर्सल था। लेकिन जो व्लादिमीर लेनिन था, व्लादिमीर लेनिन, लेनिन का नाम आपने सुना होगा, लेनिन, व्लादिमीर लेनिन जैसे इस रिवोल्यूशनरी में एक एग्जाइल में थे। एग्जाइल मतलब वनवास के टाइम में थे, समझ सकते हैं कि एक वनवास के टाइम में थे लेनिन। तो लेनिन को हम लोग आगे अभी देखेंगे। पहले तो इसका भी जो बैकग्राउंड मैं अभी बता रहा हूँ, बैकग्राउंड से इस कहानी, जैसे जैसे मैं कहानी बता रहा हूँ कहानी टाइप का, वैसे आप समझ जाएंगे कि रूस की क्रांति का जन्म कैसे होता है। अब आता है कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। देखिए, प्रथम इंपैक्ट कैसे पड़ता है, इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर, इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। देखिए, 1914 से 1918 तक ये प्रथम विश्व युद्ध होता है, लेकिन इसका प्रभाव कैसे पड़ता है रूस पर, इस चीज को हम लोग देखेंगे। देखिए, 1914 में रूस वॉर में शामिल हो जाता है, रूस जो कि है 1914 में ये शामिल हो जाता है, शामिल हो जाता है। ये अलाइड साइड से होता है, लेकिन आर्मी तैयार नहीं थी। इस प्रथम विश्व युद्ध में आर्मी, जो ये रूस की आर्मी थी, वो इस युद्ध में जाने के लिए तैयार नहीं थी, तैयार नहीं थी। लाखों सोल्जर्स मारे जाते हैं, फूड शॉर्टेज हो जाता है, इन्फ्लेक्शन बढ़ जाता है, यानी महंगाई बढ़ जाती है। ये आर्मी जब इसमें तैयार तो नहीं थी, लेकिन वहां के जो राजा था वो प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है, और लाखों सोल्जर्स क्या हो जाते हैं? मारे जाते हैं, लाखों सोल्जर्स मारे जाते हैं। फूड शॉर्टेज हो जाता है, फूड शॉर्टेज होता है, महंगाई बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। जार निकोलस खुद एक कमांडर बना हुआ था। ये जो युद्ध था, इस युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में जार निकोलस जो था, जार निकोलस एक खुद ये कमांडर बना हुआ था। लेकिन फेलियर पर ये ब्लेम खुद पर आया, फेलियर पर ये ब्लेम खुद पर आया, और उसकी जो वाइफ थी अलेक्जेंड्रा और रासपुटिन, एक मिस्टिकल हीलर का प्रभाव पड़ता है, जो पब्लिक को इस चीज का पसंद नहीं आता है। घरेलू फ्रंट पर देखे तो कहीं ब्रेड राइट्स हो गया, स्ट्राइक्स हो गया, आर्मी में भगौड़े काफी बढ़ गए थे।
तो इसकी जो जार निकोलस, ये खुद एक कमांडर था, तो इसकी आर्मी में जो सैनिक थे काफी भगौड़े साबित हो गए। मतलब कई आर्मी में कितने आर्मी इस स्ट्राइक की वजह से, दंगे की वजह से, पहली बात तो आर्मी तो तैयार नहीं थी, लेकिन ये जब जार निकोलस युद्ध में कूद ही जाता है तो आर्मी जाती है, मजबूरन जाती है, क्योंकि उसका राजा गया होता है। तो उसमें से कितने आर्मी भगौड़े साबित होते हैं, भाग जाते हैं, उस युद्ध से भाग जाते हैं। और ये सब 1917 की क्रांति का एक ग्राउंड तैयार माना जाता है, क्योंकि वो जार निकोलस हद ही कर देता है, अपनी हद पार कर देता है। ये 1917 की रिवोल्यूशन, जो क्रांति है, रिवोल्यूशनरी है, एक ग्राउंड माना जाता है कि ग्राउंड इसका तैयार हो रहा है क्रांति का। अब 1917 की पहली हम लोग देखेंगे, क्योंकि फरवरी में क्रांति होती है, 1917 की बात कर रहा हूं। 1917 की ये फरवरी क्रांति, इसको बोला जाता है फरवरी रिवोल्यूशन। कारण इसका क्या था? कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था बस, लेकिन वार की वजह से जो फूड था, फूड शॉर्टेज हो गया था, फ्यूल की कमी हो गई थी। फूड हो गया, फ्यूल हो गया, मतलब ऑयल हो गया, पेट्रोगॉड, यानी अब सेंट पीटर्सबर्ग में स्ट्राइक्स हो गया था, पीटर्सबर्ग में स्ट्राइक हो गया था, आंदोलन छिड़ गया था 8 मार्च 1917 को। तो इंटरनेशनल वीमेंस डे पर, यानी ये प्रोटेस्ट होता है, इंटरनेशनल वीमेंस डे 8 मार्च 1917 को, यानी महिलाओं ने ये प्रदर्शन करती हैं। महिलाएं क्या करती हैं? प्रदर्शन करती हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर। और घटनाएं क्या होती हैं कि मजदूर होती हैं, जो सोल्जर होती हैं, मजदूर आर्मी, किसान इस प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं। और आर्मी ने जार के खिलाफ, यानी जार निकोलस जो वहां का राजा था, उसके खिलाफ एक विद्रोह कर देती है। विद्रोह कौन करता है? आर्मी करती है। आर्मी विद्रोह कर देती है। और 15 मार्च को जार निकोलस ने जो अपना पद है, जार निकोलस ने 15 मार्च को त्याग देता है, इस्तीफा देता। और जो 300 साल पुराना रोमानोव डायनेस्टी था, वो क्या खत्म हो गया था। रोमानोव डायनेस्टी, साम्राज्य क्या हुआ? खत्म हो जाता है। तो 15 मार्च को जार निकोलस ने ऑब्डिकेट कर देता है, यानी त्याग देता है, अपना त्याग पत्र दे देता है, और 300 साल का ये जो साम्राज्य था वो खत्म हो जाता है। तो परिणाम निकलता क्या है? परिणाम, ये फरवरी की क्रांति होती है, लेकिन इसका परिणाम निकलता है, रिजल्ट क्या निकलता है कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट होता है, यानी अस्थायी सरकार बनती है। प्रोविजनल गवर्नमेंट बनती है, यानी अस्थायी सरकार बनती है। अस्थायी सरकार नहीं होती है, अस्थायी सरकार, जिसका लीडर कौन होता है? लीडर होता है प्रिंस लोव, और फिर अलेक्जेंडर क्रेन्स्की। प्रिंस लोव बनता है, इसके बाद अलेक्जेंडर क्लैंस्की बनता है। ठीक है। उन्होंने फ्रीडम दी थी। क्या क्या फ्रीडम दिया था अपने प्रोविजनल गवर्नमेंट में कि स्पीच, प्रेस, ये जारी रहेगा। स्पीच ऑफ फ्रीडम, जो स्पीच है, फ्रीडम हो गया। फ्रीडम में क्या क्या इसने दिया था अपने गवर्नमेंट में कि फ्रीडम हो गया, प्रेस हो गया, ये सब, ये इंडिपेंडेंस रहेगा, यानी ये सबको फ्रीडम मिलना चाहिए कि कोई कुछ भी बोल सकता है, कोई किसी के खिलाफ कुछ भी लिख सकता है। लेकिन जो वॉर यानी जो युद्ध था वो जारी रहेगा, जो गलती थी। साथ ही पेट्रागार्ड सोवियत यानी वर्कर्स काउंसिल बना था, वो असली पावर रखता है। तो ये अलेक्जेंडर क्लैंस्की जो था, प्रिंस लेव और अलेक्जेंडर क्लैंस्की, इसने फ्रीडम के नाम पर ये बोला था कि जो पेट्रागॉड सोवियत, ये क्या था? ये पेट्रागॉड सोवियत एक वर्कर्स काउंसिल बना हुआ था,
तो ये इसमें ये बोला गया कि इसका ये असली पावर रखता है, मतलब असली जो पावर है, पावर वो किसके पास रहेगा, वो मजदूर काउंसिल के पास रहेगा। ठीक है, ये तो फरवरी का रिवॉल्यूशन था। अब हम लोग देखेंगे कि जो अक्टूबर में रिवॉल्यूशन हुआ था 1917 का, 1917 का अक्टूबर रिवॉल्यूशन इसको बोला जाता है। और इसका बैकग्राउंड क्या था कि जो लेनिन था 1917 में जर्मनी की मदद से रूस लौटता है, जर्मनी की मदद से ये रूस लौटता है 1917 में। और उसने अप्रैल थीसिस दी, अप्रैल थीसिस देता है और ये बोलता है कि पीस लैंड ब्रेड ये होना चाहिए, पीस लैंड और ब्रेड ये सभी के पास होना चाहिए, हर मतलब रूस के हर एक पब्लिक के पास ये होना चाहिए, पीस शांति होना चाहिए, खुद का जमीन होना चाहिए, ब्रेड हो यानी खाने के लिए अपना एक ब्रेड होना चाहिए। ये अपना 3 टाइप का एक अप्रैल थीसिस देता है। और ये भी बोलता है साथ में कि जो वॉर है, ये वॉर जो चल रहा है वो खत्म होना चाहिए। वॉर, लेनिन का ये शब्द था कि ये वॉर खत्म होना चाहिए, किसानों को जमीन मिलना चाहिए, मजदूरों को कंट्रोल करना चाहिए। तो किसानों को जमीन मिलना चाहिए, मजदूर जो हैं मजदूरों को कंट्रोल करना चाहिए। तो ये किसका शब्द था, ये लेनिन का शब्द था। और एक बोल्शेविक पार्टी बना हुआ था लेनिन के लीडरशिप में, इसको लिख देता हूं, बोल्शेविक पार्टी। ठीक है, ये सब रशियन लैंग्वेज है। बोल्शेविक पार्टी ये लेनिन की लीडरशिप में बना था, जो मेंशेविक से ये अलग था। ट्रॉट्स्की जो था रेड गार्ड्स ऑर्गेनाइज इसका किया था। तो लियोन इसका ऑर्गेनाइजर कौन था, ट्रॉट्स्की, लियोन ट्रॉट्स्की। थोड़ा शब्द बहुत ही अटपटा है, मुझे भी बोलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन इसका नाम मैं लिख देता हूं, लियोन ट्रॉट्स्की। ये ऑर्गेनाइजर था ये बोल्शेविक पार्टी का। और इसका लीडर कौन था, लेनिन था। लीडर कौन था, लेनिन था। कुछ घटनाएं होती जैसे 24 और 25 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविक ने विंटर पैलेस पर कब्जा कर लिया। घटना क्या होती है कि जो बोल्शेविक पार्टी था, बोल्शेविक पार्टी ने 24 और 25 अक्टूबर को 1917 को बोल्शेविक ने एक विंटर पैलेस पर कब्जा कर लेता है, विंटर पैलेस पर कब्जा कर लेता। और वहां का जो केरेंस्की था, केरेंस्की भाग जाता है, केरेंस्की क्या होता है, भाग जाता है। और ये ब्लडलेस कूप था, इसमें ब्लडलेस कूप इसमें बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर मौतें बहुत कम हुई थी। तो ये जो कब्जा की हुई थी यहाँ पर ज्यादा मार काट नहीं हुई थी, इसलिए इसको ब्लडलेस कूप इसको बोला जाता है। यानी मौत यहाँ पर मौत बहुत ही कम मात्रा में हुई थी। लेकिन इसका परिणाम निकलता क्या है, परिणाम भी तो देखना चाहिए। देखिए, बोल्शेविक ने पावर ले लेता है, कब्जा करके विंटर पैलेस पर कब्जा करके पावर ले लेता है, लेकिन प्रीमियर बना रहता है। उसने ब्रेस्ट लिटोवस्क ट्रीटी से वॉर से बाहर निकलता है, जमीन रीडिस्ट्रीब्यूट की, फैक्ट्रियां नेशनलाइज की। रूस अब क्या हो गया, सोवियत यूनियन बनने की राह पर चल देता है। यानी बोल्शेविक पार्टी जो था वो पावर में आ जाता है, उसने ब्रेस्ट लिटोवस्क ट्रीटी 1918 से ये वार से बाहर निकल जाता है। जो बोल्शेविक पार्टी था ये वार से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता। जो जमीन रीडिस्ट्रीब्यूट था उसको जो जमीन था उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करता है किसानों में। फैक्ट्रियां क्या करता है, नेशनलिज्म या नेशनलाइज करता है। रूस अब क्या हो गया कि सोवियत यूनियन बनने की राह पर चल देता है। रूस क्या हो गया, सोवियत।
ये सब काम करके ब्रेस्ट लिटोवस्क ट्रीटी हो गया, वॉर से बाहर निकलता है, जमीन डिस्ट्रीब्यूट करता है, फैक्ट्री नेशनलाइज करता है। तो इस चीज से वो क्या, सोवियत यूनियन की राह पर रूस चल देता है। अब रूसी सिविल वॉर होता है 1917 से 1922 तक। इस सिविल वॉर को भी थोड़ा देख लेते हैं। सिविल वॉर, रूसी सिविल वॉर होता है 1917 से 22 तक। देखिए पार्टियां, रेड आर्मी हो गया। रेड आर्मी में कौन कौन सी पार्टियां थी? रेड आर्मी में बोल्शेविक हो गया, ट्रॉट्स्की की कमांड हो गया, बोल्शेविक सेविक हो गया, ट्रॉट्स्की ट्रॉट्स्की की कमांड हो गया। फिर से व्हाइट आर्मी, ये रेड आर्मी हो गया। एक था व्हाइट आर्मी, व्हाइट आर्मी में कौन कौन सी थी? एंटी बोल्शेविक जार सपोर्ट्स। तो एंटी बोल्शेविक पार्टी था, लिबरल्स पार्टी था, फॉरेन पावर था जैसे ब्रिटेन हो गया, यूएसए हो गया। तो ऐसी कुछ पार्टियां थी, जापान की पार्टी थी। ये पार्टियां दो टाइप की थी, रेड आर्मी पार्टी, व्हाइट आर्मी पार्टी। ठीक है। घटनाएं क्या होती है कि भयानक फाइटिंग होती है इनमें, इन पार्टियों में। फैमाइन होता है यानी अकाल पड़ता है, टेरर बढ़ता है। रेड टेरर में चेका सीक्रेट पुलिस ने दुश्मनों को अपने मारते हैं। 1920 में ये पोलैंड से हार जाते हैं। तो 1920 में ये, मैं जो इंपॉर्टेंट है उसी चीज को मैं बता रहा हूँ। 1920 में पोलैंड से हार जाते हैं और जो रेड आर्मी पार्टी जो थी वो जीत जाती है। कौन? रेड आर्मी पार्टी जीत जाती है। रेड आर्मी पार्टी जब जीतती है तो इसका रिजल्ट यह निकलता है कि बोल्शेविक पर कंट्रोल क्या करना मजबूत हो जाता है। बोल्शेविक पर कंट्रोल करना मजबूत हो जाता है। और 1922 में यूएसएसआर मतलब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बनता है। यूएसएसआर बनता 1922 में, जिसको इसका फुल फॉर्म है कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बनता है। लाखों मौतें होती हैं, इकोनॉमिक क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। लाखों मौत होती हैं और अर्थव्यवस्था जो है, व्यवस्था काफी डिस्ट्रॉय हो जाती है। 1924 में लेनिन का मौत हो जाता है। 1924 में जब लेनिन का मौत होता है तो इसका जो पावर था, पॉलिटिकल पावर था, वो जोसेफ स्टालिन के पास चला जाता है। स्टालिन के पास चला जाता है और ये जोसेफ स्टालिन एक डिक्टेटर बन जाता है। इस पावर में वो क्या बन जाता है? डिक्टेटर यानी क्रूर शासक बन जाता है। ठीक है। और लाखों लोगों की मौत इसके काल में होता है। लाखों लोगों को ही मौत हो जाता है। जोसेफ स्टालिन ने लाखों लोगों की मौत करवा देता है। और जान निकोलस का तो मैंने बताया ही नहीं कि जान निकोलस का मौत जो था 1918 में हो जाता है फैमिली के साथ। इसकी लीडर कमजोर पड़ जाती है तो फैमिली के साथ 1918 में जान निकोलस की मौत हो जाती है। फैमिली के साथ इसको मौत मतलब नहीं, इसको मार दिया जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। अब टोटल जो रूस की क्रांति था वो हम रूस की क्रांति दो भागों में ऐसे देखते हैं कि एक फरवरी में और एक अक्टूबर में होता है। लेकिन इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ता है? ग्लोबल इम्पैक्ट यानी रूस में पहला कम्युनिस्ट स्टेट बढ़ता है। कम्युनिस्ट स्टेट बढ़ता है। इंडस्ट्री ग्रोथ होता है, लेकिन फ्रीडम क्या हो जाती है?
फ्रीडम खत्म हो जाती है, फ्रीडम खत्म कर दिया जाता है, वन पार्टी रूल करने लगता है, वन पार्टी रूल करने लगता है। स्टालिन के तहत जो वन पार्टी रूल इसको बनाया जाता है स्टालिन 1930 में। लेकिन इसका वर्ल्ड पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वर्ल्ड पर जैसे कम्युनिज्म फैलता है, कम्युनिस्ट स्टेट जो पार्टी बना था, कम्युनिज्म फैल जाता है पूरे वर्ल्ड में। जैसे चीन हो गई, क्यूबा हो गया, इस चीज से इंस्पायर हो जाते हैं। चीन हो गया, क्यूबा हो गया, ये कम्युनिज्म से काफी इंस्पायर होती हैं। कोल्ड वॉर की शुरुआत होती है, कोल्ड वॉर की शुरुआत होती है, कोल्ड वॉर की शुरुआत शुरुआत होती है, जिससे यूएसएसआर जो था, यूएसआर यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये दो ना यूएसएसआर ने नाजी को हराते हैं, नाजी को क्या करते हैं, हरा देते हैं। और लेसन्स यानी इसमें क्रांति से इक्वालिटी आती है, लेसन्स हमको यही मिलता है कि इसमें क्रांति से इक्वालिटी आती है। लेकिन डिक्टेटरशिप जो था वो अभी जारी रहता है। 1991 में यूएसएसआर जो था कई भागों में डिवाइड हो जाता है, कई भागों में डिवाइड हो जाता है, जो आज यूक्रेन बनता है। बहुत सारे ऐसे कंट्री, आई थिंक कि 17 कंट्री बनकर निकलता है यूएसएसआर से, 7 या 17 कंट्री। जब मैं आपको सोवियत का, यूएसएसआर का मैं डिवाइडिंग कंट्री जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो पसंद आया होगा। रूस की क्रांति में बस इतना ही है कि कैसे, बस आपको याद करना कि फरवरी का और अक्टूबर की क्रांति में क्या क्या हुआ था, उस चीज़ को बस आप याद करिएगा, ज़्यादा इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।